स्टूडेंट्स, आइए आज स्टार्ट करते हैं 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2020 जेईई मेंस पेपर के साथ। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पता क्या है बेटा, मैंने जस्ट दिखा रखा है आपको कि यहाँ पर ये बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। पूछा है बताइए एक्सटेंशन क्या है। बेटा मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर m मास की बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से r रेडियस पे घूमेगी तो सेंटर की तरफ को टोटल फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r। कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सेंटर की तरफ को जो फोर्स आ रहा है वो kx है और उसको लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर r, और r क्या हो जाएगा बेटा l प्लस x। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L थी और x उसमें एक्सटेंशन आ गया। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बेटा क्वेश्चन में गिवन थी L थी, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L थी, उसमें एक्सटेंशन x आ गया। तो बेटा जो सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, और r क्या होगा प्यारे बच्चों, l प्लस x। क्या ये बात समझा, क्योंकि L तो नेचुरल लेंथ थी, x उसमें इलोंगेशन आ गया तो रेडियस हो गया l प्लस x, है ना। तो बेटा यहाँ से आपको x निकालने कर लेंगे, मैं करूँ आगे, क्या आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। समझ सकते हैं ना, ये m ओमेगा स्क्वायर x रहेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, ये 2 मीटर था और ये 3 मीटर, इसमें से 2/1 का स्लॉट जो है वो रिमूव्ड है, ऊपर 1/1 का एक स्क्वायर है। पूछा है सेंटर ऑफ मास इस प्लेट का कहाँ पे आएगा। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये ना हो तो क्या होता, पूरा एक रेक्टेंगल होता है जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, x कोऑर्डिनेट हाफ होता और y कोऑर्डिनेट कहाँ होता बेटा 3/2, हाफ कॉमा 3/2। क्लियर है। लेकिन बेटा अब इसका तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो एक्चुअली इनके बीचों बीच कहीं आना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट हाफ से बड़ा होगा और y कोऑर्डिनेट 3/2 दैट इज 1.5 से बड़ा होगा। तो y कोऑर्डिनेट 1.5 से बड़ा दो ऑप्शन और x कोऑर्डिनेट हाफ से बड़ा खाली है। नहीं आया समझ में, पक्का आया, नहीं आया, है ना। तो बेटा मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर मान लो कि अगर आपने मतलब सोचा है कि हम पूरा सॉल्व करें, वैसे तो बेटा डायरेक्टली आंसर दिख रहा है तो हमको उस टाइम देख लेना चाहिए, ऑप्शंस ऐसे इतने गरीब ऑप्शंस हैं तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। मैं फिर से आपको कह दे रहा हूं बेटा, x कोऑर्डिनेट हाफ है, y कोऑर्डिनेट 3/2 है, इसके सेंटर ऑफ मास का मान लो ये नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास यहां होता, पर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है ना, ये छोटे स्क्वायर का। तो बेटा अब कहां सेंटर ऑफ मास आएगा, कहीं बीचों बीच, मतलब कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग पे। हाँ डेफिनेटली भारी मास की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास, भारी मास की तरफ। और बेटा अगर मान लो कोई कह दे कि नहीं हमको तो पूरा सॉल्व करना है, तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा पहले बताइए। इसका होगा 1 से 2 के बीच में, दैट इज x कोऑर्डिनेट होगा इसका 3/2, और y कोऑर्डिनेट बेटा कहां होगा 2 से 3 के बीच में, दैट इज 5/2। इसका मास अगर m होगा तो बेटा इसका मास क्या होगा प्यारे बच्चों, इस पार्ट का 3m। क्यों, क्योंकि ये 1 into 3 एरिया और ये 1 into 1 एरिया है। ठीक है, अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, x into 3/2 प्लस मतलब m1 x1 प्लस m2 x2, 3m into 1/2 अपॉन टोटल मास m प्लस 3m बेटा क्या आ जाएगा 4m। कितना आ जाएगा 4m। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 3/2 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 दैट इज 0.75, दैट इज x कोऑर्डिनेट आ गया 0.75, ये या ये ऑप्शन। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो वो भी m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल लेंगे, या मैं करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस एट x एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी O पे। O ये सेंटर है सर्कल का, ये तीन चार्जेस रखे हैं, +2q, -2q और -4q। -4q के कारण उसकी तरफ होगी और कितनी होगी बेटा k 4q/r²। क्या ये बात क्लियर है। 2q के कारण होगी k 2q/r² और -2q के कारण k 2q/r²। तो क्या बन जाएगा बेटा k 4q/r²। क्या ये बात समझ में आ पाई है। तो बेटा नेट क्या बन जाएगी, मान लो इसकी वैल्यू e है, e cos 30 e cos 30 2e cos 30, क्योंकि e sin 30 कट जाएंगे और e cos 30 तो बेटा क्या हो जाएगा आंसर 2 into 4kq/r² cos 30। नहीं आया समझ में, आगे है तो √3 वाला ऑप्शन आएगा, ऊपर 4 है, k 1/4πε0 है, दैट इज खाली एक ही नंबर वाला ऑप्शन आएगा √3 वाला, है ना। आप बड़े आराम से ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। VT ग्राफ दे रखा है और पूछा है इनमें से
कौन सा इसी को ही बना के लिखा है बेटा, ये तो वीटी ग्राफ है। अब वीटी ग्राफ का रिजल्ट अगर वीटी ग्राफ ही बना रहे हैं तो सेम होना चाहिए, जो कि कोई भी सेम नहीं है, जो कि कोई भी सेम नहीं है। ये दिखने में सेम लग रहा है लेकिन एरो की वॉट लगा रखी है, एक्स वाई जेड की भी वॉट लगा रखी है ना, तो मतलब ये तो इसके साथ है नहीं, तो बेटा वीटी का पीवी ही बनना है। अब बेटा देखो ये वाला जो ग्राफ है वाई जेड वाला जो पोर्शन है खाली, ये कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक, तो वाई जेड आइसोकोरिक होना चाहिए। यहाँ पे आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वाई जेड में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो खाली यही ऑप्शन सही हो गया। मतलब बिना दिमाग लगाए बड़े आराम से दिख जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेकार ऑप्शंस थे, है ना। लेकिन अगर मेरे को पूरा बनाना भी हो, लेट से अगर मेरे को पूरा बनाना हो तो बेटा कैसे बना सकते हैं, वीटी से मान लो पीवी बनाना ही पड़ जाए। तो बेटा आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पी वी बेटा अब देखो ध्यान से समझेंगे, वाई जेड क्या है बेटा, आइसोकोरिक है और टेम्परेचर कम हो रहा है। मैं पहले वाई जेड के बारे में बात करना चाहता हूं। वाई जेड वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी की माला जपेंगे, है ना, और वो क्या कह रहा है, वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और बेटा टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी बेटा क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बेटा y से z में टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, मेरे को ये नहीं पता किधर आएगा, मैंने जस्ट यहाँ पे लाइन ली, मैं यहाँ पे भी ले सकता था क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ, मेरे को पता तो नहीं है आंसर अब क्या है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये y से z इस तरीके की लाइन आएगी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कम हो रहा हो। इसके बाद बेटा ये हो गया y से z। अच्छा अगर x से y बना, ये चलो पहले ये देख लेते हैं, ये z से x, जो xz जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। और बेटा z से x की तरफ जाते हुए, z से x की तरफ जाते हुए वॉल्यूम कम हो रही, z से x की तरफ जाते हुए वॉल्यूम कम हो रही। और बेटा ये जो एक्स वाई ग्राफ है बेटा देखो ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लाइन है। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t कब आ सकता है, nr/p इनटू t। तो बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट हो तभी स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्स वाई जो है वो आइसोबारिक है, बन गया एक्स वाई आइसोबारिक बन गया। अब जो भी है एक्स से वाई था साइकिल, तो वही साइकिल बना देंगे। तो ये आपके सामने आ गया पीवी ग्राफ। मेरे को लग रहा है मैं समझा पाया हूं आप लोगों को। लेकिन जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने, फटाफट से देखना कौन सा आइसोबारिक है सब में से, कौन सा आइसोकोरिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, आपको बड़े आराम से दिख जाएगा। आपको बनाना नहीं है पेपर में, आपको पेपर में ग्राफ बनाना नहीं है, आपको चेक करना कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने की। ये देखिए आपके सामने फिर से आ गया है क्वेश्चन जहां पर रिलैक्सेशन टाइम वर्सेस रूट टी। बेटा आपको ना मतलब 4 ग्राफ दे रखे थे, इसमें से भी पूछा है कौन सा सही है। रिलैक्सेशन टाइम बेटा मीन फ्री पाथ याद है अपने लोगों को, बेटा मीन फ्री पाथ का किसी को फॉर्मूला याद है, लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एनवी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, मैंने आपको एक ही बात कही थी, इसमें मतलब मैं 99% यही श्योर हूं कि जो क्वेश्चन आना है वो आपको फील पे बेस्ड आ जाना है, आपको बस खाली मालूम होना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी है। तो बेटा देखो ये नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v/n होता है। याद रखना भी बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि सोचो बेटा अगर रूम में अगर आप ही गैस मॉलिक्यूल्स की तरह पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स का जो मीन फ्री पाथ, दो कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस, दो कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस जो होगा, आप ध्यान से सोचो। अगर बेटा जैसे मान लो अपने लोग गैस मॉलिक्यूल है ना, अपने इतनी बड़े क्लासरूम में अगर मान लो कि अपने सपोज करो खाली 10 ही लोग हैं और रैंडम मोशन है, तो कोलिजन कम होंगे, और 20 लोग होंगे तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, 30 लोग होंगे तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, 40 होंगे तो और बढ़ जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस हम लोग कम ट्रेवल कर पाएंगे। और मान लो 200 लोग, फिर तो बेटा बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन, फिर तो क्या होगा बेटा, बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो वॉल्यूम अगर, अच्छा अगर वॉल्यूम अगर और बढ़ा दें, मान लो ये इस क्लासरूम का साइज 10 टाइम्स कर दें, वही 10 लोग हैं, अब कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में हम डिस्टेंस और ज्यादा ट्रेवल कर लेंगे, दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस हम और ज्यादा ट्रेवल कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम समझ में आ गया।
अच्छा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कोलिजन मतलब कम डिस्टेंस में ही हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो कोलिजन कम डिस्टेंस में ही हो जाएगा। कह दो, आया समझ में? तो ये हमको प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आ रही। और दो कोलिजन के बीच के टाइम को बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाउ, टाउ होता है लैम्डा बाय वी, वेलोसिटी है ये। और वेलोसिटी बेटा किस फॉर्म की होती है बेटा? भले रूट मीन स्क्वायर ले लो, भले एवरेज ले लो, भले मोस्ट प्रोबेबल, अंडर रूट डी टाइप है। किस टाइप की होती है? तो बेटा ये V बाय N, बेटा वॉल्यूम तो कंटेनर की वही है, नंबर ऑफ मोल्स वही है। अगर मेरे को टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन देखना है तो बेटा मैं ये कह रहा हूं ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम वही है, नंबर ऑफ मोल्स वही, तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो खाली वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? V बाय N रूट टी प्रोपोर्शनल टू, मैं फिर से कह रहा हूं मैं प्रोपोर्शनल टू की खाली बात करना चाहता हूं, तो बेटा टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टी। इसलिए बेटा जो सही आंसर होगा टाउ अगर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टी, उसमें यही पूछा है 1 बाय रूट टी के साथ जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, तो बेटा कैसे आएगा? स्ट्रेट। मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही वाला जो बनेगा उसमें क्या बनेगा? टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टी। अगर टाउ और टी का ग्राफ पूछ लेते हैं, टाउ और टी का, तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कम। लेकिन ये दे नहीं रखा था क्वेश्चन में, यही दे रखा था मतलब ऑप्शंस में। क्या आप ये बात समझ गए? है ना? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाले में बेटा क्या है? एक बॉल आके टकरा रही है, एक बॉल आके टकरा रही है ना? अब देखो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हालांकि इसका मतलब काफी जगह इसका सॉल्यूशन गलत ही मिला है ना? ये मतलब एक्चुअली ना ये बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है, जो मतलब जहां पर आप लोग भी गलती कर सकते हैं, जहां पर गलती करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। ये टकरा रहा है तो लोगों ने मतलब जिस तरीके से मतलब इंटरप्रेट के सॉल्यूशंस दिए, तो वो ये दिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिए। वो ऐसा सही नहीं, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। मतलब सॉल्यूशन क्या दिया जो वो ये था बेटा कि ना ये रॉड है, ये आके बॉल इसको चिपक जा रही है और कितने ओमेगा से घूमेगी ये पूछ रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब एप्लीकेबल है? बेटा dl by dt इक्वल टू टाउ होता है, dl by dt इक्वल टू टॉर्क जीरो होना चाहिए, टॉर्क। और dl by dt इक्वल टू टाउ बेटा जब मैं डिराइव करता हूं, है ना, तो बेटा ये ना इनर्शियल फ्रेम के लिए ट्रू थी। हमने ma को f लिखा था जब हमने ये डिराइव किया था। इसका मतलब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इनर्शियल फ्रेम में ही मैं कह सकता हूं कि अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, पर क्या नॉन इनर्शियल में ये बात कह सकता हूं? एक पार्टिकल आराम से रखा हुआ है ना, मैं कार में बैठ गया, कार एक्सेलरेट कर रही, कार की वेलोसिटी बढ़ रही, तो मेरे को पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी अपोजिट डायरेक्शन में या नहीं? बोले बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मेरे को कांस्टेंट दिखाई देगा? पार्टिकल पे तो बेटा नेट फोर्स जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए, पर क्या कंजर्व दिखाई दे रहा है? नहीं। तो बेटा जो मैं कह रहा हूं कि अगर नेट टॉर्क जीरो है, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ऐसी बात केवल और केवल मैं इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के कह सकता हूं, ऐसी बात केवल और केवल मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा आपको। ये पार्टिकल है, मान लो एक ब्लॉक है जिसको मैं देख रहा हूं, पर मेरा जो फ्रेम है वो बेटा एक कार है जो कि एक्सेलरेट है। बेटा इसमें नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो है, और अगर मैं देखूं यहां से खड़े होकर इनर्शियल फ्रेम, तो बेटा मैं क्या कहूंगा ये वहीं का वहीं, वहीं का वहीं है। mvr का हमेशा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। पर बेटा सोचो अगर मैं इस कार पे हूं जो एक्सेलरेट करे तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, मेरे को क्या दिखाई देगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मेरे को कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? नो। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? नो। तो टॉर्क जीरो हो तो भी क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना जरूरी है? नो। नॉन इनर्शियल फ्रेम से जरूरी नहीं है, इनर्शियल फ्रेम से जरूरी है। आया कह दो समझ में? तो बेटा मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि क्योंकि बेटा मैंने डिराइव भी उसी कंडीशन के लिए किया था बेटा, F इक्वल टू ma, जो सेकंड लॉ है बेटा वो था ही क्या सेकंड लॉ? व्हेन व्यूड फ्रॉम एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, a इक्वल टू f by m, a इक्वल टू बेटा जब हम डिराइव करते हैं ना एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं r क्रॉस mv। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? r क्रॉस mv, है ना? तो dl by dt, हालांकि मतलब dl by dt क्या होगा? पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, v क्रॉस mv, ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। नहीं आया समझ में? और r क्रॉस, अब इसका डिफरेंशिएशन dv by dt क्या हो जाएगा? a,
और क्या ma फोर्स हमेशा ट्रू है? नो, ma इज फोर्स, F इज इक्वल्स टू ma इज ट्रू ओनली एंड ओनली इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नहीं है? मैं फिर से वही कह सकता हूं, इस बॉडी के पास, इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 थे, पर मेरे पास एक्सेलरेशन, तो मेरे को एक्सेलरेशन दिखाई देगा इस फ्रेम से। तो ma ये है और फोर्स 0 है, तो ma इक्वल टू F इक्वल टू ma अगर मैं लगा रहा हूं तो मेरे को मिल क्या रहा है? F तो 0 लग रहा है और एक्सेलरेशन मेरे को इस फ्रेम से दिखाई दे रहा है, तो F इक्वल टू ma ट्रू नहीं आ रहा है, दिस इज फॉल्स। ये ट्रू कब आएगा बेटा? F इक्वल टू ma जब इनर्शियल फ्रेम पे हो, जब इनर्शियल फ्रेम पे। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं ma को F लिखता हूं, तब मैं r क्रॉस F को टॉर्क कहता हूं, तब मैं r क्रॉस F को टॉर्क कहता हूं। तो बेटा dl बाई dt इक्वल टू टाउ, मैंने बड़ा सिंपल सा ही मतलब एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। dl बाई dt इक्वल टू टाउ इज वैलिड इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और नॉन इनर्शियल में लगाना चाहेंगे तो मेरे को रियल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्सेस के टॉर्क लेने पड़ेंगे। F को ma के बराबर कर सकते हैं नॉन इनर्शियल में भी सूडो फोर्स लगा के, F को ma के बराबर कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सूडो फोर्स लगा के। बेटा सूडो फोर्स एक टेक्निक है जब हम सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल में भी लगा पाते हैं, जब हम सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा पाते हैं। F इक्वल टू ma ट्रू हो जाता है अगर रियल के साथ साथ सूडो फोर्सेस को भी कंसीडर कर लिया जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो रॉड वाला क्वेश्चन था बेटा, इस पे आके ये टक करके मारेगा। तो बेटा अगर कभी भी अगर किसी बॉडी पे बेटा जो कोलिजन वाले फोर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, जिनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, तो बेटा उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा रॉड के सेंटर ऑफ मास का वो बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। इसका मतलब बेटा ये क्या हुआ, अगर इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों अगर बहुत ज्यादा आएगा, इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आएगा, तो बेटा क्या रॉड का सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है या एक्सेलरेटेड फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो क्या रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नो। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे को किसके अबाउट लगाना पड़ेगा बेटा? बेटा देखो सूडो फोर्स लगाया जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पे। कहां लगाया जाता है? जब भी मेरे को सूडो फोर्स लगाना होता है तो वो कहां लगाया जाता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ दी सिस्टम पे, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर m मास है, ये रॉड का मास क्वेश्चन में 4m गिवन है। कितना गिवन है? 4m। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में आएगा, उस पे बैठ के मैं सेंटर उस पे बैठ के मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम भी एक्सेलरेट तो कर रहा है। मान लो जब टकराया तो इस पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन तो आया होगा, पर सूडो फोर्स उसी पे ही लगाएंगे, तो उसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? 0। टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम किसके अबाउट लगा सकते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट। हालांकि मतलब डेफिनेटली मतलब मैं बस ये कहूंगा कि अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और अगर आप ये पर्टिकुलर मतलब आप मेंस के पेपर सॉल्व करें तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके में आना मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपके में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके में आने का तरीका ऐसा होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज होगा। क्वेश्चन में चेंज ये होगा कि रॉड जो होगी हिंज्ड होगी सेंटर के अबाउट, घूम ही सेंटर के अबाउट सकती है। अब क्या होगा बेटा? अब तो सेंटर 0 एक्सेलरेशन वाला रहेगा ही रहेगा। अब सेंटर के अबाउट आप लगा सकते हैं बड़े आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब सेंटर के अबाउट लगा सकते हैं बहुत आराम से आप। तो उस केस में क्या होगा बेटा? u बाय रूट 2 वेलोसिटी इधर है, क्योंकि u वेलोसिटी 45 डिग्री पे, u cos 45, u sin 45, u बाय रूट 2 और u बाय रूट 2। अगर रॉड हिंज्ड हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो कि क्वेश्चन में नहीं थी, जो मेंस का क्वेश्चन था, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा अगर उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो इससे इंस्पायर्ड जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरीके से ही होगा कि आपको बस ऐसा कह देंगे सेंटर के अबाउट रॉड जो है हिंज्ड है। आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, आपको वो पॉइंट दे दिया जो स्टेशनरी है। क्योंकि बेटा अगर जहां से हिंज्ड है जिसके अबाउट घूम सकता है, जैसे मान लो ये रॉड है, इसके अबाउट घूम सकती है, तो ये तो वहीं का वहीं रहेगा ना। ये वाला पॉइंट जिसके अबाउट बंधा हुआ वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? तो बेटा उसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा। दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर क्या हो जाएगा बेटा? मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, फिर ये हो जाएगा बेटा m u बाय रूट 2 इनटू l बाय 2 बराबर i ओमेगा, और i क्या हो जाएगा? 4m l स्क्वायर बाय 12 प्लस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये से चिपक गया m इनटू l बाय 2 स्क्वायर m इनटू ओमेगा। बस यहां से आप निकाल लेंगे बड़े इजीली ओमेगा। कह दो आगे समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया जब रॉड हिंज्ड है किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। पर अगर रॉड सेंटर के अबाउट हिंज ना हो फिर बेटा किसके अबाउट लगाना पड़ेगा? मेरे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के अबाउट।
जो कि कहां होगा पहले मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कहां पे आएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहां पे आएगा, ये मास आ गया, चिपक गया, ये 4m मास की रॉड है, तो m इंटू एल बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो m इंटू एल बाई टू प्लस 4m इंटू 0 अपॉन m प्लस 4m 5। तो बेटा कहां पे आ रहा है प्यारे बच्चों, l बाई 10। 4m इंटू 0 मैंने लिखा नहीं क्योंकि यार वो तो 0 ही है, इसी को ओरिजिन मान लिया। तो किस इससे कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, l बाई 10 पे। कहां पे आ रहा है बेटा, तो अब मेरे को l बाई 10 पे ही आ गया, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। ये l बाई 2 है, l बाई 2 में से l बाई 10 हटाऊंगा तो क्या बचेगा बताइए जरा। l बाई 2 को मैं बोल सकता हूँ 5l बाई 10 माइनस l बाई 10 9l बाई 10, अच्छा 4l, सॉरी 4l बाई 10, क्या कर रहा है भाई, 4l बाई 10 कितना आ गया बेटा, क्या तो समझ में आ गया। अब इसके अबाउट बेटा पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तो ये u बाई रूट 2 वेलोसिटी इधर को है, तो m u बाई रूट 2 इंटू 4l बाई 10। बेटा या तो हमको कहना होता p परपेंडिकुलर r एंगुलर मोमेंटम को, या r परपेंडिकुलर p, तो p परपेंडिकुलर mu बाई रूट 2 इंटू 4l बाई 10, और रॉड तो इनिशियली रेस्ट पे थी बराबर, फाइनली क्या हो जाएगा 4ml स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट क्या हो जाएगा, प्लस l बाई प्लस 4m इंटू एल बाई 10 स्क्वायर, नहीं आया समझ में, IC प्लस MD स्क्वायर, और D कितना l बाई 10 प्लस m इंटू 4l बाई 10 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा I इंटू ओमेगा के बराबर करेंगे, यहां से निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो मेरे को लग रहा है वैसे शायद प्रोबेबली जब मेंस में क्वेश्चन आया था तो उसमें शायद एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा उनसे मतलब उन्होंने बस ये सोच के बनाया हुआ क्वेश्चन, जो कि मेरे को लग रहा है प्रोबेबली शायद उन्होंने ये सोचा होगा जब क्वेश्चन बनाते हुए कि मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार हम एग्जैक्टली देख लेंगे ऑप्शन, मेरे को ऑप्शन याद नहीं। 7th क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्वेश्चन, L इक्वल टू 60। एक सेकंड जरा मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, क्वेश्चन क्या था। अच्छा ये तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन। बेटा टेलीस्कोप में बेटा क्वेश्चन दे कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 60 है और मैग्नीफाइंग पावर 5 है। मैग्नीफाइंग पावर बेटा क्या है 5, मैग्नीफाइंग पावर क्या है प्यारे बच्चों 5, है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ बेटा, जब भी अगर मेरे को मैग्नीफाइंग पावर दी जाए और मेरे को बताया ना जाए क्वेश्चन में कि ये किस सिचुएशन के लिए क्वेश्चन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो कौन सा कंसीडर करना होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। कौन सा कंसीडर करना होता है बेटा, है ना। और मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है FO by FE, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों FO by FE, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाती है FO प्लस। तो बेटा देखो FO by FE आप करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल गई, FO by FE इक्वल टू 5 और FO प्लस FE इक्वल टू L जो कि 60 है। दो इक्वेशन FO FE में FO पूछा गया है क्वेश्चन में, कर लेंगे। क्या समझ में आ गया, पक्का आ गया, है ना। मैं वीडियो के एंडिंग में थोड़ा सा टेलीस्कोप की थ्योरी अटैच कर दूंगा। वैसे हल्का चलिए याद दिलाई देता हूँ ये कैसे होता था, आइए फटाफट से देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है सपोज, जिसकी फोकल लेंथ FO है, ये आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ FE है। यहां पर इंफिनिटी मतलब बहुत दूर की चीज को देखते हैं टेलीस्कोप से, पास की चीज को तो देखते नहीं। तो बेटा इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, FO पे। कहां पे बनेगी प्यारे बच्चों, FO पे इमेज बनेगी। अब इससे हम देखेंगे तो इमेज कहां बन जाएगी, मान लो कहीं यहां पे बन गई सपोज, मेरे को पता नहीं कहां बन रही, मैंने मान लिया यहां पे बन रही, ठीक है। तो पहले जो बेटा ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड करता जो कि बहुत दूर है वो अल्फा सबटेंड कर रहा था। अब जो इमेज सबटेंड कर रही है एंगल वो क्या सबटेंड कर रही है बेटा बीटा। तो बीटा बाय अल्फा को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। बीटा बाय अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर। नहीं आया समझ में बेटा, मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाय अल्फा। क्या ये बात समझ में आ गई है, नहीं आई है, आ गई। तो बीटा बाय अल्फा प्यारे बच्चों होती है मैग्नीफाइंग पावर, है ये अल्फा, सॉरी बेटा ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब बीटा क्या हो जाएगा बेटा H बाय UE।
बेटा tan बीटा कहना चाहिए वैसे मेरे को h बाई यू, लेकिन tan बीटा बीटा tan अल्फा अल्फा सब बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि बेटा जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी बेटा, छोटी होगी, है ना, बहुत दूर की चीज को देख रहे हैं, तो बेटा ये डेफिनेटली बहुत बड़ी इमेज नहीं बनने वाली है ना। तो बेटा बीटा इज इक्वल्स टू h बाई यू, और अल्फा क्या हो जाएगा बेटा h बाई f। क्या ये बात याद आ गई? तो ये क्या बन जाएगा FO बाई यू। और बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट, तो यूई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों FE, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या देगी FO बाई FE। और नियर पॉइंट के लिए यूई क्या होता था FE D अपॉन FE प्लस डी। जब इमेज D पे हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है FE D अपॉन FE प्लस डी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट D इज FE D अपॉन FE प्लस डी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट D, मतलब u की वैल्यू जिसके लिए इमेज D पे बने, बेटा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं FE D अपॉन FE प्लस डी। लेकिन मतलब ये मैं श्योर हूं कि जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही होगा, है ना, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मतलब जो अपने को एनसीईआरटी में दे रखा है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट ही दे रखा है केवल। तो यूई क्या आ जाएगा FE, तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई FO बाई FE, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगी बेटा यूई FE, तो FO प्लस FE। तो मैंने आपको दोनों चीजें डिराइव कराई, दो इक्वेशन हो जाएंगी FO FE में और दो ही वेरिएबल्स होंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, दो ऑब्जेक्ट के लिए ना, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ दे रखा है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ है आर के साथ, पूछ रहे हैं मासेस का रेशियो क्या होगा। बेटा सरफेस पे इसके यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ तक है 1 तक, मतलब ये 1 मीटर स्फीयर का है ग्राफ और ये 2 मीटर के स्फीयर का ग्राफ है। मासेस का रेशियो पूछा, तो बेटा सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होती है Gm बाय r स्क्वायर। बेटा सरफेस पे और बाहर कैसी होती है, पॉइंट मास की तरह। सरफेस पे और बाहर कैसी होती है प्यारे बच्चों, तो बेटा G पहले ऑब्जेक्ट के लिए अपॉन G दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सरफेस पे क्या आ जाएगा Gm1, जो कि मेरे को m1 बाय m2 निकाल ले, और रेडियस कितना है 1, क्योंकि 1 के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर दे रखा है। और दूसरे के लिए रेडियस क्या दे रखा है बेटा 2, क्योंकि 2 के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। Gm2 बाय 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा ये, अच्छा G1 बाय G2 कितना बेटा 2 बाय 3, 2 बाय 3 क्या निकाल लेंगे अब आगे। yes, क्या आ जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ से ये G कट जाएगा, G कट जाएगा, M1 बाय M2 बेटा ये 4 ऊपर आएगा तो 1 बाय 6 बन जाएगा। क्या आप ये बात समझ सकते हैं? yes, नहीं समझ पाए बेटा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। M1 बाय M2 क्या आ जाएगा बेटा 1 बाय 6। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? yes, छाप लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला का बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके सामने। आइए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को HCAG की टर्म्स में लिखना। डायमेंशनल फॉर्मूले का क्वेश्चन है ना। हालांकि पेपर मेमोरी बेस्ड है मेरे पास, है ना, बच्चों ने बताया है वही उस तरीके से हमने जो ऑप्शंस हम लोगों को मालूम है उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना। देखिए बेटा हमने मान क्या लिया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिख दिया h की पावर x, c की पावर y, a की पावर z, g की पावर t। और बेटा फिर हमने क्या किया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज क्या होता है AT, तो बेटा वर्क डन ml2t - 2 अपॉन AT बन जाएगा ml2t - 3 a - 1। क्लियर है ना। H नहीं होती एनर्जी, तो H क्या हो जाएगा, एनर्जी इनटू टाइम। H क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एनर्जी इनटू टाइम। तो ml2t - 1, C क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, LT - 1। G का कैसे निकालेंगे, Gm2/r² होता है mlt - 2, है ना। बड़े आराम से वहां से G का आप निकाल लेंगे। मैं लिख के करके दिखाता हूं, Gm² by L² is mLT - 2 कर लेंगे। m - 1 L3t - 2, है ना। अब हमने क्या किया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा, h की पावर x, c की पावर y, a की पावर z, और a की पावर z ये z है, और g की पावर t। अब बेटा देखो a तो खाली a की एक्सप्रेशन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे z क्या आ रहा है बेटा -1। क्या है बेटा, z -1 डायरेक्टली दिख गया। हालांकि m की पावर को कंपेयर कर सकते हैं, x की पावर l की पावर को कंपेयर कर सकते हैं, टाइम की पावर को कंपेयर कर सकते हैं, और ये आंसर आ जाए। लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपने देख लिया z -1 है, तो आप देखो चारों ऑप्शन में किसमें है, और चारों ऑप्शन में किसी में भी a -1 नहीं था, है ना, जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, जो लोग सारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो बेवकूफ है। आपको हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन चेकिंग में ही जाना होगा, तभी आपका टाइम बचेगा और तभी आप पेपर में मतलब सही तरीके से कर पाएंगे, है ना। मैं आपको भी एक आध क्वेश्चन और दिखाता हूँ पिछले सालों में जो ऐसा आया है ऑप्शंस के साथ,
है ना, जो कि मतलब जिसमें आपको कैलकुलेशन करना एक्चुअली पावर है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कह रहा हूँ, हाँ आप डेफिनेटली इतना लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप देखें x m की पावर x माइनस टी, x माइनस टी इधर क्या रहा है, तो देखो आप हर एक ऑप्शन में चेक करो x माइनस टी 1 किस किस में, मतलब t क्या है g की पावर में, मतलब h की पावर माइनस g की पावर जो है बेटा वो 1 बननी चाहिए। तो अगर वो एक ही ऑप्शन में बन रही है तो क्यों पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्या आपकी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? पक्का समझ पाए, है ना। तो आइए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं पिछले सालों का आया हुआ इसी कॉन्सेप्ट में। तो ये बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को, है ना। बेटा मैंने कहा कि बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन उठाया, कह रहे हैं लेंथ को एक्सप्रेस करना है h g और c की टर्म। तो मैंने मान लिया h की पावर x है, g की पावर y है और c की पावर z है। अब बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो फिर बेटा आपको क्या करना होता है, लेंथ h का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, h तो हो गया, h नहीं हो गई एनर्जी, फ्रीक्वेंसी होती 1 बाय टाइम, तो h हो जाएगा एनर्जी इनटू टाइम, ml2 t माइनस 1। g का बेटा कैसे अभी निकाला ही था मैंने, gm/m2 बाय r स्क्वायर से m माइनस 1। अब इसकी पावर c की पावर क्या आ रहा है बेटा, ठीक है। अब बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, देखो आप अगर इधर देखो मास की पावर बेटा 2 में है और इधर मास की पावर 0, लेंथ तो है इधर लेकिन मास की पावर तो 0 है ना। तो बेटा x माइनस वाई है 0, मतलब जो x होगा वही y होगा, मतलब h और g की पावर सेम होनी चाहिए। वो किस किस में है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, आपको इस तरीके से अप्रोच करना होगा क्वेश्चन। तो आपने दो, अब देखो अब h और g की पावर सेम दो ऑप्शन में है और दोनों में पावर 1/2 है, तो आपको एक्चुअली x और y मालूम चल गया 1/2, नहीं समझ में बस खत्म हो गई कहानी इसके बाद। अब आपको लेंथ की पावर देखनी है, वो देख लो, टाइम की पावर देखनी है, वो देख लो। इधर लेंथ की पावर 1 है और इधर लेंथ की पावर क्या है 2x प्लस 3y, और x और y क्या हाफ, तो ये हो गया 5/2, 2 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू हाफ, 5 इंटू हाफ हो गया, और इधर क्या आ रहा है प्लस z, तो z क्या आ गया प्यारे बच्चों -3/2, क्या आ गया, मतलब c की पावर में जो है वो -3/2, क्या तो आ गया समझ में? मतलब आपको पूरा क्वेश्चन कभी भी ऐसा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, आपको बहुत कायदे से आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? आइए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेटा क्या कह रखा है, म्यू आर एप्सिलॉन आर दे रखे हैं, थीटा सी पूछ रखा है। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सी होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन। आया समझ में या नहीं आया? पक्का आप आया, कोई दिक्कत? और जो वेलोसिटी होती है बेटा मतलब ईएम वेव की, वो क्या होती है बेटा 1/√μ एप्सिलॉन। क्या ये बात याद है? तो सॉरी म्यू एप्सिलॉन, तो v क्या बन जाता है बेटा 1/μ0 म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, c बाय v क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c बाय v क्या होता है प्यारे बच्चों, हाँ बोले बेटा, बेटा म्यू हो जाता है μ0 म्यू और एप्सिलॉन हो जाता है एप्सिलॉन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट कर दे रहा हूँ, c बाय v करूंगा तो μ0 एप्सिलॉन कट जाएगा, आ जाएगा √μ और एप्सिलॉन। अब एक बेटा 4/3 है और एक 3 है, तो क्या बन जाएगा √4 मतलब 2 साइन बेटा थीटा सी पूछा है, साइन थीटा सी 1/μ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन थीटा सी 1/2, थीटा सी क्या आ गया 30 डिग्री, क्या आ गया प्यारे बच्चों, अरे कह दो आ गया यार, नहीं आया बेटा, प्राण तो नहीं निकल रहे, समझ में आ रहे हैं? बेटा इसमें क्या रखा है, अगर दो कैपेसिटर्स को, अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया, इक्विवेलेंट आया 10, कितना इक्विवेलेंट आ रहा है 10, कह रहे उनको इंडिविजुअल हमने C1 वाले कैपेसिटर को और C2 वाले कैपेसिटर को 1 वोल्ट की बैटरी से लगाया, तो हमने ये देखा कि C2 में जो एनर्जी आ रही है वो 4 टाइम्स ऑफ C1 आ रही है। हालांकि ये लैंग्वेज में गिवन था, ये इक्वेशन नहीं गिवन थी, इक्वेशन आपको फ्रेम करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों कह रखा है कि दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया, इक्विवेलेंट आया 10, मतलब C1 प्लस C2 10, और C2 में जो एनर्जी आ रही है वो 4 टाइम्स ऑफ C1 आ रही है जब हमने 1 वोल्ट की बैटरी से लगाया। एनर्जी क्या होती है, हाफ C1 V2 हाफ C2 V2, तो C2 ही 4 टाइम्स ऑफ C1 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। नहीं आया? क्योंकि वोल्टेज सेम है दोनों के लिए, हाफ C2 V2 हाफ C1 V2, C2 में एनर्जी 4 टाइम्स है तो C2 एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ C1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं, ये 2 है और ये 8 है। बस ये पूछ रखे थे कि कैपेसिटेंसेस कितने कितने होंगे, तो बेटा कितने कितने होंगे प्यारे बच्चों कैपेसिटेंसेस 8 and 2। क्या ये बात समझ में आ गई?
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बेटा, अभी जो मतलब अभी 12th क्वेश्चन जो है वो रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर है। रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर है। कह रहे हैं बताओ कि लिक्विड की डेंसिटी क्या हो ताकि ये जिसमें जस्ट ये फ्लोट कर जाए, जिसमें जस्ट ये फ्लोट कर जाए। ठीक है, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, शायद या तो रो नॉट पूछा है, हाँ इसमें कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डेंसिटी ऑफ लिक्विड सो दैट द बॉडी ऑफ द डेंसिटी दिस कैन फ्लोट। तो ये जस्ट फ्लोट कर जाए, मतलब इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होगा तो भी फ्लोट कर जाएगी, और कम होगी तो भी फ्लोट करेगी। नहीं आया समझ में? तो इसकी डेंसिटी जस्ट मतलब मैं बस आपको डेंसिटी तो इसकी वेरिएबल, तो जो mg हो बेसिकली वो रो vg के बराबर हो जाए। नहीं आया? हाँ ना बोलो बेटा। मिनिमम डेंसिटी कह रहे हैं कि जस्ट फ्लोट कर जाए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा जस्ट फ्लोट करने की कंडीशन क्या होगी, ये एक ऑब्जेक्ट है, जितना इसका वेट हो, जितना इसका, अगर उतना ही बॉयंट फोर्स आ गया तो जस्ट फ्लोट कर जाएगा। लेकिन अगर रो इससे ज्यादा होगा तो पक्का ही फ्लोट करेगा। तो इसको ऊपर उठा के रखेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा पानी। अरे कह दो आ गया। तो प्यारे बच्चों, मैं केवल और केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी डेंसिटी ले लो कि जस्ट बॉयंट फोर्स mg के बराबर हो जाए, अगर बॉयंट फोर्स mg के बराबर हो जाए तो फ्लोट करेगा ही, तो फ्लोट करेगा ही, है ना। और अगर डेंसिटी इससे ज्यादा हुई, है ना, अगर रो vg mg से ज्यादा हुआ तो भी फ्लोट करेगा। तो मिनिमम डेंसिटी जिसके लिए फ्लोट करे रो vg इक्वल टू mg। लेकिन मास कैसे लिखे, डेंसिटी अलग अलग r पे अलग अलग दे रखी है, तो बेटा इसका मास कैसे लिखना होगा, r पे पहले मेरे को छोटा सा dr लेना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? इसका एरिया क्या देगा 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस है dr, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इस छोटे से स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की 4 पाई आर स्क्वायर dr। रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। क्या ये बात समझ में आई है? yes, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आ गया, मास आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके r तक इंटू g, ये हो गया वेट, इज इक्वल टू कर देंगे रो जी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्या समझ में आ गया? yes, क्या इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? yes, क्या सॉल्व कर पाएंगे इसके बाद अपने आप? जब मेरे को करना चाहिए, चलिए फटाफट से, चलिए ऐसे करते कर ही लेते हैं। ये g गया 4 पाई गया, तो बचा क्या बेटा अपने पास, ये बन जाएगा रो नॉट कॉमन आर क्यूब बाय 3 माइनस ये आर की पावर 4 आएगा, आर की पावर 5/5, तो आर क्यूब बाय 5 बन जाएगा, क्योंकि नीचे का आर स्क्वायर था। इतनी कैलकुलेशन कर पाएंगे? yes, है ना। उस इज इक्वल टू क्या है बेटा, रो बाय 3 आर, रो आर क्यूब बाय 3, आर क्यूब को काट दे yes, या दया करें, काट देते बेटा। 1 माइनस 3/5 आएगा 2/5, तो बेटा ये रो नॉट है, तो रो क्या आ गया बेटा, रो लिक्विड क्या निकल के आ गया 2 रो नॉट बाय 5। कह दो आ गया समझ में? आ yes, कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? yes, बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ? Yes. मैंने आपको ये बताया कि जो उसका वेट है उतना ही बॉइंट फोर्स हो जाए तो जस्ट फ्लोट करने की कंडीशन आएगी। अगर पूरा अंदर डालने पे बॉइंट फोर्स ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कुछ ये बाहर को निकल के फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करेगा ही। मिनिमम डेंसिटी जिस पे जस्ट फ्लोट कर पाए, वेट को बॉइंट फोर्स के बराबर करते हैं व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. क्योंकि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो धकेल देगा ऊपर को, तो वो धकेल देगा ऊपर को। मेरे को लग रहा है आप समझ पाए हैं। yes, sir, आइए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेटा इसमें हमको कह रखा है कि जो फोटॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल ए और बी पे, उनकी एनर्जी 4 और 5 है ना। आपसे वर्क फंक्शन पूछा गया है, शायद ए का या बी का, मतलब जो दोनों का निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दे रखा है, जो बी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की वो टीबी है, और ए से जो आती है वो टीए है, और मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उनका रेशियो ये दे रखा है, लैम्डा बी इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए। अच्छा बेटा, अगर लैम्डा बी ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए, तो मैं कह सकता हूँ h by lambda a, which is momentum, is twice of h
एच बाई लैम्डा बी। क्या ये बात समझ पाए हैं? और ये क्या था मोमेंटम पी ए इज ट्वाइस ऑफ पी बी, स्क्वायरिंग बोथ दिस पी स्क्वायर बाई 2m होती है काइनेटिक एनर्जी, तो पी स्क्वायर बाई 2m करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मतलब टी ए इज 4 टाइम्स टी बी। तो क्या टी ए टी बी निकल जाएंगे, टी ए को 4 टी बी लिखेंगे तो 4 टी बी माइनस टी बी कितना हो जाएगा 3 टी बी इक्वल टू 1.5, टी बी आ गया 0.5, टी बी क्या आ गया 0.5, टी ए क्या आ गया, टी ए क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टी ए टी बी आपने निकाल लिया। जब टी ए टी बी आपके पास आ रहा है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको उन्होंने टी से डिनोट किया तो वही मैंने कर दी। तो जब ए पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन फोटोन की वो 4 है, तो अच्छा फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा E माइनस टी। तो E क्या है बेटा, A के लिए है 4 और T क्या है 2। तो बेटा A के लिए वर्क फंक्शन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और B के लिए क्या आ जाएगा, B के लिए है 0.5 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये 4.5, तो B के लिए वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसका भी पूछा मैंने आपको दोनों आपको बता दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या रखा है एक सेल है जो कि बैलेंस है ना, 5 वोल्ट का सेल है जिसकी बैलेंसिंग लेंथ आ रही 1000 सेंटीमीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और इस वायर में जो करंट है वो 60 मिली एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, 60 मिली एम्पियर करंट आ रहा है इस वायर में, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पूछा है। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ अगर 1000 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट का ड्रॉप है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेम होता है। 1000 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट का ड्रॉप अगर आ रहा है तो 1200 सेंटीमीटर में कितने का ड्रॉप आएगा बेटा, बच्चों बता दो जरा जल्दी से। 1.2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और ये बन जाएगा 6 वोल्ट। कितना बन जाएगा, तो 6 वोल्ट है, करंट है 60 मिली एम्पियर, 60 × 10⁻³ और आर आपको पता है। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वायर में, करंट उसमें क्या रखा 60 मिली एम्पियर है, रेजिस्टेंस बताना बहुत इजीली आप 100 निकाल आ जाएगा 100 ओम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या रखा है प्रोटॉन है जिसके पास वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन जो आ रहा है उसका वो पता है। फोर्स क्या आता है बेटा QVB इक्वल टू ma कर देंगे, एक्सेलरेशन मालूम है, प्रोटॉन का मास मालूम है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 12mv² कर देंगे। कैलकुलेशन बहुत ही आसान मिलेंगे, जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मेरे को पूरी कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। चार्ज जो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, नहीं तो मैं करके दिखाता। क्वेश्चन नंबर 16 में ये इस तरीके का दे रखा है जिसको देख के आप डर सकते हैं, है ना, आप चाहें तो। और ये 2 सेंटीमीटर अंदर को ऐसे दबा हुआ है, ये चीज 2 सेंटीमीटर है, ये चीज 2 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। और ये 4 है, तो बेटा अगर ये पूरा ले लो तो 16 × 4 64 एरिया हो गया। ये 64 में से क्या हटाना पड़ेगा, हाफ ऑफ 4 × 2 दैट इज 4 यहां से 4 यहां से 8 हट गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं 1000 से 500 गॉस हो जा रही है, 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, आपसे पूछा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, बेटा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ईएमएफ, एवरेज बता रहे हैं तो टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन नहीं है, समझ में नहीं है आगे। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, ये यहां पर बेटा एरिया के 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बेटा क्या करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 1000 से 500 हो गई। बेटा एरिया तो कांस्टेंट है ना, A × B होता फ्लक्स, तो चेंज किस में आ रहा है, एरिया में या मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेटा एरिया क्या हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 × 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर में हो गया। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है 500 × 10⁻⁴, नहीं आया समझ में, नहीं आया, आ गया बेटा। मैं कह सकता हूं फाई है A × B, d∅dt क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों बोलेंगे d∅dt क्या हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट है dV/dt, अरे कह दो आ गया। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 500 गॉस है ना, और टाइम कितना बेटा 5 सेकंड। क्या ऐसी भयानक कैलकुलेशन आप लोग कर पाएंगे बेटा, ये 100 आ जाएगा
तो 56 टाइप वाला ही 56 वाला ही नंबर आएगा ऑप्शन में, है ना। और ये क्या बन जाएगा बेटा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकाले हो जाएगा ये 10 की 56 माइक्रोवोल्ट 56। ये देखिए भयानक क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं 4 रेजिस्टेंस साइक्लिक ऑर्डर में 15, 12, 4 एंड 10 ओम के पैरेलल में क्या लगाएं ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए। बैलेंस के लिए क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है 5:4 नहीं आया, 15/12 क्या बन जाएगा 5/4। क्या तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये भी 5/4 बनना चाहिए, तो है 4, तो इसको 5 बनाने के लिए आर को क्या चाहिए 10 और 10 का ही इक्विवेलेंट क्या आता है 5। क्या तो आ गया समझ में, मुश्किल लग रहा है, पक्का आ गया है, आप नोट करेंगे फटाक से। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/A/0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है Q/A। बेटा E.ds का इंटीग्रेशन होता है Q/0, है ना, उसको यूज करके क्वेश्चन बनाया है। और E.ds का इंटीग्रेशन बन के आ जा रहा है E का मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू A का मैग्नीट्यूड। और अगर कुछ नहीं है साथ में तो मतलब 1 है, मतलब cos 0 है ना, मतलब E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में एंगल, ये सोच के क्वेश्चन बनाया गया। अब E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में एंगल 0 कब हो सकता है, जब E और A वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। अब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं। और E.ds के समेशन को या E.da के समेशन को अगर मैं E into A कह दे रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, खाली DA का समेशन को A कह दिया है। क्या तो आया समझ में, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मेरे को ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। और जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उस पे वर्क करना बेटा, उस पे अगर घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी 0, है ना। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा, ऑप्शंस थे सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इसके बाद क्या रखा था सरफेस इज इक्विपोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो अगर एक ऑप्शन चूज कर रहा है तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा, हालांकि ये दोनों भी सही है, ये दोनों भी सही है। क्या ये बात समझ में आ गई, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन में पहली स्टेटमेंट थी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई, गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, मतलब 20 सेंटीमीटर ऊपर है और 80 सेंटीमीटर नीचे 1 मीटर का एक रॉड है, जिसमें से कितना नीचे है, पानी में कितना है बेटा 80 सेंटीमीटर। और फिर जब हमने टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड किया, बेटा वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। तो इसका मतलब डेंसिटी अगर बढ़ गई तो रो Vg बॉइंट फोर्स जो होगा अगर उतना ही अंदर होता तो वो ज्यादा हो गया, इसलिए उसने धकेल के बाहर कर दिया। पर बेटा दोनों केस में बॉइंट फोर्स तो सेम होगा, क्योंकि mg को ही बैलेंस करना है दोनों केस में। दोनों केस में किसको बैलेंस करना है, mg को। तो रो Vg को बराबर कर देंगे, रो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम अंदर कितनी हो जाएगी 80 इंटू एरिया इंटू जी। इस केस में रो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 79 इंटू एरिया, ये हो जाएगी वॉल्यूम इंटू जी। ए जी को काटो, ठाए ठाए, क्या दो आगे, पक्का आ गया। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एक बार देख लेते हैं आईपैड पे। क्वेश्चन में जो पूछा गया है एक बार मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो 4/रो 0 पूछा, बस यही पूछा, हो जाएगा। क्या आगे 80/79 कर पाओगे सॉल्व आगे। इसको लिख दिया 1 + 1/79, चलेगा। नहीं आया समझ में, आगे तो ये तो 1 हो गया और 1/79 ऑप्शन है 1.01, 1.03, 2.01, 1.04। अब थोड़ा सा ध्यान लगाएं बेटा, बड़े आराम से दिख जाएगा। 1/79 को 1/80 कह दूं, क्योंकि बेटा मतलब 1/1 1 होता है, मतलब उसके बाद 1/x की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज नहीं होती, 1/80 कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/10 हो गया, मतलब इसको मैं 10/800 कर दे रहा हूँ, है ना, और 100 साथ में लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या देगा 1.25, तो 0.0125, तो 1.01 आ जा रहा है। क्या आ रहा है बेटा, क्या आ जा रहा है 1.01, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा 20th, है ना। इसमें क्या है बेटा, इसमें इस तरीके से बना के दे रखा है आपको, ये तो पक्का समझ में आ गया कि यहाँ पर कह रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा आउटपुट के लिए, है ना।
बोलियन एक्सप्रेशन पूछा है आउटपुट के लिए, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। करेक्ट बोलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। बेटा ये तो ऑर गेट है, क्यों? क्योंकि ये ओपन होगा तब भी आउटपुट आ जाएगा, ये ओपन होगा तो भी आउटपुट आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो इसका मतलब ये तो हो गया ऑर गेट ए प्लस बी। और बेटा ट्रांजिस्टर में बेटा क्या होगा? ट्रांजिस्टर में बेटा हमारे को क्या मिलता है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलता है। एम्पलीफिकेशन तो होता है और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, दैट इज हाई का लो आता है और लो का हाई आता है। लो का हाई का लो और लो का हाई, इसका मतलब कौन सा गेट हो गया? नॉट गेट। कौन सा गेट हो गया? तो ये हो गया ए प्लस बी यहां से और उसका बार, तो क्या बन जाएगा? ए बार बी बार। दैट इज कौन सा गेट बेटा? ये ए बार बी बार आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ए बार बी बार। क्या आ जाएगा बेटा? ए बार बी बार। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया था, उसमें था अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सा एंगल आएगा? मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा एक स्कैटरिंग होती है रदरफोर्ड मॉडल में, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिफ्लेक्ट होंगे अलग अलग एंगल पे, उसका ग्राफ क्या आएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे उनके ग्राफ ऐसे दे रखे हैं। एक ऐसा दे रखा है, एक इस तरीके से दे रखा है, मतलब ये टेंड्स टू 0 पे जा रहा है, मेरे से थोड़ा गलत बना, एक ऐसा दे रखा है। अब बेटा ये अगर ग्राफ आपको मालूम है या नहीं मालूम है, ये तो मतलब कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों बेटा? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, खाली होता है, जिससे हमको ये पता लगा था कि ज्यादा से ज्यादा जो थे वो स्ट्रेट निकल गए थे। तो थीटा टेंड्स टू 0 पे बहुत सारा बड़ा नंबर था इनफाइनाइट के आसपास। तो ऐसा किस में दिख रहा है? इसमें या इसमें। लेकिन उसके बाद उसके बाद बहुत ही कम बचे थे, तो ये ग्राफ मतलब शार्पली रिड्यूस होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो यही आंसर, क्योंकि जो वापस आए थे, याद है 10,000 में से एक वापस आया था, 19 जो थे बहुत छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। तो मतलब ये वाला इनफाइनाइट होना चाहिए और बाकी फिर टेंड्स टू 0 में आ जाना चाहिए फटाक से। तो यही ऑप्शन पॉसिबल है, यही ऑप्शन पॉसिबल है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें क्या है बेटा? ये दो मासेस हैं 0.1 किलोग्राम के दोनों हैं, और दोनों की स्पीड्स आपको 3 मीटर और 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, और टकराने के बाद एक की स्पीड हो जाती है 4i कैप प्लस 4j कैप। आपसे पूछा है बच्चों कि ये बताइए कि दूसरे वाले मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आफ्टर एन इलास्टिक कोलिजन। बेटा इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, बस इसी का यूज कर रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ 0.1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस हाफ 0.1 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 0.1 और ये 4√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 32 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल जो आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आइए कर लेते हैं। ये 9 हो गया, 9 प्लस 0.1, तो चलो दोनों तरफ है, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा? 25, कितना हो जाएगा? 34, 3.4/2 1.7। ठीक है, और ये क्या आ गया बेटा? 1.6। तो बेटा ये 1.6 है, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल की क्या आ गई? 1.6 प्लस के, है ना। तो बेटा मैंने क्या यूज किया है? काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वही फाइनल होगी। इलास्टिक कोलिजन में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? बराबर होती है। वो क्या होती है? बराबर होती है। बस इतना ही ध्यान रखना था हमको। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसमें क्या है? म्यू 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। आपसे पूछा है बताइए बच्चों फोकल लेंथ क्या होगी? बहुत ही सिंपल होता है, 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, और वो क्या होता है मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां से रेज इस तरीके से आ रही हैं, है ना, कहां पे फोकस होंगी ये बात करनी है। मैंने आप बेटा आपको क्लास में याद करा रखा है कि अगर म्यू 1.5 हो, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम होते हैं तो फोकल लेंथ जो आती है r के बराबर आती है। कैसे कह सकता हूं? 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस, एयर में है तो 1.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, और 1/r1 क्या हो जाएगा? 1/r माइनस 1/r आएगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है बेटा वो पॉजिटिव साइड आ रहा है, जबकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है पोल से वो इंसिडेंट रेज से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसलिए माइनस r2 जो आएगा वो माइनस r आएगा, तो ये 2/r बन जाएगा, 2 इंटू 0.51, एंड हेंस फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। और बेटा अगर आधा कर देंगे इधर से
तो बेटा मैं आपसे ये कह सकता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म को हमने हाफ कर दिया, और एंगल ऑफ प्रिज्म हाफ करने का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मैंने हाफ कर दिया तो मैंने डेविएशन को हाफ कर दिया, जो भी डेविएशन पहले आ रहा था उसको हाफ कर दिया, एंड हेंस फोकल लेंथ को मैं डबल कर दूंगा। इस कंडीशन में जो फोकल लेंथ आएगी वो 2r आ जाएगी। आप वैसे भी सोच सकते हैं बेटा, अगर इसकी 2r होगी, इसकी 2r होगी तो ही तो इक्विवेलेंट की r बनेगी, 2r 2r r, है ना, बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की तरह आता है। यहाँ पे रिलेशन 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, मिलके बन गया मोटा लेंस जिसकी फोकल लेंथ r है, तो इन दोनों की क्या होंगी 2r 2r। आप ऐसे सोच सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा हो कि ये इतना सब कुछ याद करना मुश्किल है, तो आप बेटा बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच पे जाइए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। 1/f, अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, 1/r माइनस 1/इन्फिनिट, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिट ये हो जाएगा 0.5, 1/2r हो जाएगा, f आ जाएगा 2r। दैट इज r गिवन था आपको क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रखा है एक पार्टिकल x एक्सिस पे चल रहा है, दूसरा y एक्सिस पे चल रहा है, और आपसे कहा है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड। जो x एक्सिस पे चल रहा है उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड पे क्या होगी, dx बाई dt, है ना, dx बाई dt, और वो आ जाएगी बेटा -60 प्लस 8, है ना, और t इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, है ना, और दूसरे वाले की जो वेलोसिटी आ जाएगी बेटा वो क्या आ जाएगी -24t² dy/dt। ये y डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी, -24t², t इक्वल टू 1 पे हो जाएगी -24, y एक्सिस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब बेटा अगर एक जा रहा है x में 2 से और दूसरा जा रहा है y में 24 से, तो एक की रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, किसी की भी रिस्पेक्ट में किसी की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी वेलोसिटी पलट के अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, और फिर जो रिजल्टेंट आता है बेटा उसके पास खुद की वेलोसिटी तो रहेगी, इसकी रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब है अगर मैं इधर जा रहा हूं मेरे को दिखाई देगा आप लोग इधर जा रहे हैं मेरी ही वेलोसिटी से, आप लोग इधर जा रहे हैं मेरी ही वेलोसिटी से। तो ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, यहां निकल के आ जाएगा √24² प्लस 2² दैट इज 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √580। पूछ रखा था कि आंसर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज √v, तो v क्या है, तो बेटा अंडर के अंदर क्या आ रहा है 580, तो आंसर इज 580, आंसर इज 580। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, एक ओपन ऑर्गन पाइप है 1 मीटर का, कंटेन्स अ गैस हुज डेंसिटी इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट एसटीपी, है ना। अब बेटा उसमें एक गैस है जिसकी जो डेंसिटी है वो डबल है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से डबल है ना। अब लेकिन यहां पर भी एक क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी है, मैं कैसे मान लूं जो एटमॉस्फेयर में जो गामा होता है, एटमॉस्फेयर के लिए जो गामा होगा वही उस गैस के लिए गामा होगा, ये एज्यूम करना थोड़ा सा एब्सर्ड है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये बेटा एब्सर्ड बात है, कैसे हम मान लें कि जो गामा होगा बेटा वेलोसिटी होती है साउंड वेव की √γ/p/ρ, है ना। अब बेटा मेरे को कह रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक में डिफरेंस कितना आएगा। प्यारे बच्चों ओपन पाइप है, ओपन पाइप में फंडामेंटल मोड क्या आता है V/12, क्या आता है बेटा V/12, ओपन है ना, ओपन कितनी साइड से ओपन, 2 साइड से ओपन, तो V/12 है ना। और सी से क्या होता था बेटा, सी से क्या होता है बेटा चौका, सी से क्या होता है चौका, तो V/4L आता है बेटा क्लोज्ड पाइप के लिए, ओपन पाइप के लिए आता है V/12, ओपन पाइप के लिए क्या आता है प्यारे बच्चों V/12, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पे V/12 है, यहां पे क्या है बेटा V/12, और अब अगर इस जगह पे V/12 है ना, फंडामेंटल मोड में V/12 होती है, और फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक में क्या आएगी 2V/12। ओपन में ओपन सोच है, बड़ी सोच है ना, सारे हार्मोनिक आते हैं, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, ऑड इवन हार्मोनिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्लोज में छोटी सोच याद करने का तरीका था बेटा, छोटी सोच खाली ऑड हार्मोनिक आएंगे। तो V/12 और 2V/12 डिफरेंस पूछा है, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं डिफरेंस तो आ जाएगा V/12 जिसमें लेंथ मेरे को गिवन है 1, है ना, वेलोसिटी एयर में मेरे को गिवन थी 300 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा जिसकी डेंसिटी डबल है उसमें क्या हो जाएगी बेटा 300
बाय रूट टू हो जाएगी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डबल हो गई तो वेलोसिटी 1 बाय रूट टू टाइम्स। आई एम अज्यूमिंग गामा टू बी सेम। ये क्वेश्चन में देना चाहिए था कि एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा इज सेम फॉर एयर एंड दैट फॉर एटमॉस्फेयर, सॉरी मतलब गैस के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए सेम है। ये क्वेश्चन में देना चाहिए था, ये भूल गए हैं तो एक्चुअली गड़बड़ है। पर हम मान लेंगे कि इतना छोटा बहुत गड़बड़ को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे को क्या एज्यूम करना था, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट हार्मोनिक में डिफरेंस निकालना था। उसके लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी, क्योंकि कह रहे हैं आप उसमें गैस है, कौन सी गैस है मेरे को पता नहीं, पर उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से डबल है। एयर में साउंड वेव की वेलोसिटी दे रखी है 300, तो इसमें क्या हो जाएगी 300 बाय रूट टू। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 300 बाय रूट टू, है ना। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 150 75 रूट टू आ जाएगा, 75 रूट टू। दूसरा इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ लास्ट और थी, वो क्या थी, अगर मैं इसको 1.4 लेता हूं तो आंसर आता है 105 और 1.414 लेता हूं तो 106 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसका मतलब इसके दो ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए थे, इंटीजर टाइप था, दोनों पे मार्क्स मिलने चाहिए थे, 105 पे भी 106 पे भी एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन में कहना चाहिए था कि रूट टू को क्या एज्यूम करना है, क्योंकि रूट टू को अलग एज्यूम करने पे आंसर अलग आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या गड़बड़ थी, दो गड़बड़ थी। तो गामा के बारे में कह नहीं रखा कि गैस जो है उसके लिए गामा सेम लेना है, मतलब ये क्वेश्चन में कहना चाहिए था एडियाबैटिक एक्सपोनेंट शुड बी सेम। पर मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुए क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए प्यारे बच्चों वो क्या यूज हुए, वेलोसिटी होती है अंडर रूट गामा पी बाय रो, वेलोसिटी होती है अंडर रूट गामा पी बाय रो, है ना। अच्छा वेलोसिटी तो हो गई अंडर रूट गामा पी बाय रो, है ना। और दूसरा फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी क्या होती है v/12। और बेटा इसमें सारे हार्मोनिक आते हैं, फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक में डिफरेंस क्या आएगा v/12 और 2v/12 में डिफरेंस आएगा v/12, है ना। एक ये यूज हो रहा था क्लोज ऑर्गन पाइप में, बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/4l। याद रखने का तरीका था C से चौका, है ना, v/4l, है ना, v/4l 3v/4l 5v/4l। उसमें ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। कौन से हार्मोनिक्स आते हैं, ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, है ना। तो ये हमारा पेपर खत्म होता है, नेक्स्ट के पेपर के साथ हम फिर से मिलेंगे, है ना। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।